तो अब तक हमने देखा व्हाट इज़ फंडामेंटल क्वांटिटीज़ एंड व्हाट इज़ डिराइव्ड क्वांटिटीज़। अभी हमें इन्हीं टर्म के ऊपर से समझ में आएगा व्हाट इज़ फंडामेंटल यूनिट्स एंड व्हाट इज़ डिराइव्ड यूनिट्स। डेफिनेशन वाइज देखते हैं पहले, फिर अंडरस्टैंड। द यूनिट्स यूज टू मेजर फंडामेंटल क्वांटिटीज़ आर कॉल्ड एज अ फंडामेंटल यूनिट्स। मतलब फंडामेंटल क्वांटिटीज़ को मेजर करने के लिए जो भी यूनिट्स यूज़ किए जाते हैं उन्हें कहा जाता है फंडामेंटल यूनिट्स। वैसे ही डिराइव्ड यूनिट्स को डिराइव क्वांटिटीज़ को मेजर करने के लिए जो भी यूनिट यूज़ किया जाता है उन्हें कहा जाता है डिराइव्ड यूनिट्स। डेफिनेशन के तौर पे देखते हैं, यूनिट्स ऑफ डिराइव्ड क्वांटिटीज़ विच डिपेंड्स ऑन वन और मोर ऑफ द फंडामेंटल क्वांटिटीज़ फॉर देयर मेजरमेंट आर कॉल्ड एज अ डिराइव्ड यूनिट्स। मतलब हमने देखा डिराइव क्वांटिटीज़ अपने मेजरमेंट के लिए फंडामेंटल क्वांटिटीज़ पे डिपेंड होती है, इसीलिए डिराइव्ड यूनिट्स भी अपने मेजरमेंट के लिए कहीं ना कहीं फंडामेंटल यूनिट्स पे डिपेंड होंगे। यही है डिराइव्ड यूनिट्स की डेफिनेशन। ओके, नेक्स्ट स्लाइड। कन्वेंशन टू राइट एसआई यूनिट। कुछ कन्वेंशन दिए गए हैं। अगर हमने ये सारे कन्वेंशन अच्छे से याद कर लिए और समझ लिए तो हमें एसआई यूनिट्स राइट करने में कभी प्रॉब्लम नहीं होगी। ओके, फर्स्ट कन्वेंशन इज फुल नेम ऑफ यूनिट्स ऑलवेज स्टार्ट विद अ स्मॉल लेटर। देखिए, कोई भी यूनिट हमें फुल नेम में लिखना है, अगर कोई भी यूनिट हमें फुल नेम में लिखना है, चाहे वो किसी इंसान का भी नाम हो, चाहे वो किसी इंसान का भी नाम हो, तो उसकी स्टार्टिंग स्मॉल लेटर से ही होनी चाहिए। देखिए एग्जाम्पल दिया है न्यूटन, इसी की जैसे एम्पियर, डेल वगैरह वगैरह। ओके, सेकेंड इज सिंबल फॉर यूनिट नेम आफ्टर अ पर्सन शुड बी इन कैपिटल लेटर। मतलब किसी पर्सन के नाम से अगर अब हमारा यूनिट स्टार्ट होता है तो उसका सिंबल हम कैपिटल लिखेंगे। और उसके अलावा देखिए, सिंबल फॉर ऑल अदर यूनिट्स आर रिटन इन अ स्मॉल लेटर्स। मतलब उसके अलावा पर्सन के नाम के लेटर्स कैपिटल और उनके अलावा जो भी अदर लेटर से सिंबल के यूनिट्स के सिंबल से वो स्मॉल होने चाहिए। ओके, फोर्थ कन्वेंशन इज सिंबल ऑफ यूनिट्स आर नॉट एक्सप्रेस इन अ प्लूरल फॉर्म। प्लूरल फॉर्म, व्हाट इज प्लूरल फॉर्म? मतलब अनेक वचनी शब्द। अभी देखिए सिंबल्स ऑफ यूनिट्स, देखिए हमें जो भी यूनिट के सिंबल लिखने हैं वो कभी हम प्लूरल फॉर्म में नहीं लिखेंगे। देखिए यहाँ पे एग्जाम्पल दिया है, इसके ऊपर से समझते हैं। देखिए हमने एक न्यूमेरिकल सॉल्व किया और हमारा आंसर आया 2 मीटर। ओके, और हमने उसको प्लूरल फॉर्म में मीटर्स लिखना चाहा। ओके, 2 मीटर्स। तो ध्यान दीजिए ये 2 मीटर्स नहीं होगा, 2 मीटर इंटू सेकेंड होगा। ध्यान दीजिए, 2 मीटर इंटू सेकेंड, इसलिए आपका आंसर गलत हो जाएगा, आपके मार्क्स कट हो जाएंगे। इसीलिए आपको कभी भी प्लूरल फॉर्म इस्तेमाल नहीं करना है, इसीलिए ये रॉन्ग है एंड दिस इज राइट। ओके, full stop and any other punctuation mark should not be written after the symbols। हम कभी भी सिंबल लिखते, देखिए यहाँ 2 मीटर जो हमने आंसर लिखा है, ऐसे ही हमने कोई न्यूमेरिकल सॉल्व किया, उसका आंसर आया हमारा 2 मीटर। ओके, तो 2 मीटर के आगे हमें कभी भी कोई सिंबल, देखिए फुल स्टॉप या फिर कोई पंक्चुएशन मार्क्स नहीं लगाना है, ध्यान दीजिए। अभी देखिए यहाँ पे मैंने लाइन कंप्लीट हुई, मेरा सेंटेंस कंप्लीट हुआ, इसीलिए मैंने फुल स्टॉप दिया है। लेकिन किसी आंसर, देखिए किसी न्यूमेरिकल के आंसर के बाद में आपने यूनिट लिखा और उसके बाद में आपने सिंबल लगाया, ये फुल स्टॉप वगैरह कोई भी पंक्चुएशन मार्क लगाया, तो आपके मार्क्स कट होने की चांसेस होते हैं। ओके, नेक्स्ट इज मेथड्स टू मेजरमेंट्स ऑफ लेंथ। लेंथ मेजर करने के लिए कौन कौन सी मेथड्स होती हैं? ओके, फर्स्ट इज मीटर स्केल। मीटर स्केल वही सिंपल हमारी रूलर जो हम रेगुलर हमारे स्कूल में यूज़ करते हैं लाइंस बनाने के लिए या फिर डायग्राम्स बनाने के लिए। ओके, मीटर स्केल मेजर लेंथ फ्रॉम 10⁻³ मीटर टू 10⁻² मीटर। ओके, 10⁻³ मीटर मतलब कितना? देखिए माइनस की वजह से ये जाएगा डिनोमिनेटर में, और 10 माइनस, अभी माइनस का आ गया डिनोमिनेटर और माइनस कट होने के बाद क्या हुआ? 10⁻3। ओके, और उसके ऊपर लिखेंगे हम 1। 10⁻³ मीटर मतलब कितना? 1 डिवाइड बाई 10⁻³ मीटर, इसका मतलब 1 डिवाइड बाई 1000 मीटर। एंड
10⁻² मीटर मतलब कितना? 100 मीटर। इजी टू अंडरस्टैंड। इसका मतलब हम मीटर स्केल से कितनी लेंथ मेजर कर सकते हैं? 10⁻³ मीटर टू 10⁻² मीटर। ओके। सेकेंड है वर्नियर कैलिपर और थर्ड है स्क्रू गॉज एंड स्पेरोमीटर। ये तीनों ही इंस्ट्रूमेंट्स आपको नहीं पता है। जब आप एक्सपेरिमेंट करेंगे लैब्स में, परफॉर्म करेंगे प्रैक्टिकल्स, तब आपको वर्नियर कैलिपर क्या होता है, लिस्ट काउंट वगैरह सब सिखाया जाएगा। वैसे स्क्रू गॉज एंड स्पेरोमीटर भी सिखाया जाएगा। ओके। वर्नियर कैलिपर जो होता है वो मेजर करता है लेंथ ऑफ 10⁻⁴ मीटर। इसी के जैसा 10⁻⁴ को हम कैसे लिख सकते हैं? 1 डिवाइड बाय 10⁻⁴ मीटर मतलब कितना? 1 डिवाइड बाय 10000 10,000। ओके, इजी है। अभी स्क्रू गॉज एंड स्पेरोमीटर। देखिए वर्नियर कैलिपर में हम किसी छोटे पाइप के टुकड़े की इनर एंड आउटर डायमीटर मेजर करके उनके डिफरेंस निकाल सकते हैं। वैसे ही स्क्रू गॉज एंड स्पेरोमीटर में हम उससे भी स्मॉल क्या पकड़ सकते हैं हम? रिफिल। किसी पेन की रिफिल, उसकी इनर और आउटर डायमीटर मेजर करके उसके डिफरेंस निकाल सकते हैं स्क्रू गॉज एंड स्पेरोमीटर का इस्तेमाल करके। ओके। स्क्रू गॉज एंड स्पेरोमीटर मेजर्स लेंथ एज स्मॉल एज 10⁻⁵ मीटर। देखें, इधर था 10⁻⁴ मीटर, इधर था 10⁻⁵ मीटर, मतलब इससे भी स्मॉलेस्ट डिस्टेंस। ओके, इससे भी स्मॉलेस्ट डिस्टेंस मेजर करता है। इसका मतलब इसका लिस्ट काउंट इससे स्मॉल होगा। ओके। अगला है पैरेलैक्स मेथड। देखिए पैरेलैक्स मेथड, ये सारी तीनों जो मेथड्स है वो हम सब इस्तेमाल कर सकते हैं, स्टूडेंट्स वगैरह सब, हर कोई। लेकिन पैरेलैक्स मेथड एक ऐसी मेथड है जो सिर्फ साइंटिस्ट या फिर रिसर्चर्स के द्वारा यूज़ की जाती है। क्यों? ऐसा क्यों? हम क्यों नहीं इस्तेमाल कर सकते? क्योंकि ये है ऐसी। देखिए पहले इसे समझ लेते हैं। पैरेलैक्स मेथड यूज टू मेजर डिस्टेंस d ऑफ फार अवे प्लैनेट इज। मतलब देखिए यहाँ पे हमारी पृथ्वी है, यहाँ पर हम खड़े हैं और ये है प्लैनेट एस। हमें हमारे पृथ्वी और प्लैनेट एस के बीच में का जो भी डिस्टेंस मेजर करना है, देखिए डिस्टेंस d, तो जो डिस्टेंस हम मेजर करेंगे उस मेजरमेंट को हम पैरेलैक्स मेथड से मेजर करेंगे। ओके, अंडरस्टूड। अभी क्या है पैरेलैक्स मेथड, उसमें क्या क्या होता है ये आपको ब्रीफ में नहीं दिया गया है, आपको बेसिक सीखना है, इसीलिए समझ लीजिए व्हाट इज पैरेलैक्स मेथड। इट इज़ यूज्ड टू मेजर डिस्टेंस d ऑफ फार अवे प्लैनेट एस। अभी हमने पैरेलैक्स मेथड देखी, इसी से हमें एक और टर्म मिलती है। व्हाट इज़ दैट? पैरेलैक्स एंगल। देखिए डायग्राम के ऊपर से समझते हैं। देखिए यहाँ पर एक ऑब्जर्वर है, यहाँ पर एक ऑब्जर्वर है, दोनों डिस्टेंस d पर खड़े हैं। ओके, दोनों डिस्टेंस d मेंटेन किए हुए एक ही प्लैनेट की ओर देख रहे हैं एक ही पॉइंट पे। ओके, उस पॉइंट पे फिर एक एंगल मेक होगा, उसको हमने नाम दिया फाई। उसी एंगल को कहा जाता है पैरेलैक्स एंगल और पैरेलैक्टिक एंगल। व्हाट इज डेफिनेशन ऑफ दैट? देखिए, if two observer observe a same point on same planet by maintaining distance d between them, then angle made at that point is called as a parallax angle or parallactic angle. Simple, हमने डायग्राम से समझा ही है। ओके, देखिए अब तक हमने देखी लेंथ मेजर करने की मेथड्स। ओके, अब हम देखते हैं टाइम को मेजर करने की मेथड्स। हम टाइम को कैसे मेजर कर सकते हैं? सिंपल, घड़ी में अपनी जो वॉच होती है घड़ी, उसमें हम टाइम मेजर कर सकते हैं। लेकिन देखिए यहाँ पर एक स्पेशल कंसेप्ट निकल के आती है, एटॉमिक स्टैंडर्ड्स ऑफ टाइम। सो व्हाट इज एटॉमिक स्टैंडर्ड्स ऑफ टाइम? व्हाट इज इट? वेयर इट इज यूज and how it is related to our time. Okay, देखिए फर्स्ट दिया है, it is based on a periodic vibration produced in cesium atom. देखिए आपने सीसियम मेटल का नाम जरूर सुना होगा। सीसियम मेटल के जो एटम्स होते हैं उसमें जो पीरियोडिक वाइब्रेशन प्रोड्यूस होते हैं उसी के बेस पर बनाया गया है एटॉमिक स्टैंडर्ड ऑफ टाइम। ओके, इसको ऑल्सो कॉल्ड एज एटॉमिक क्लॉक, इसी को कहा जाता है एटॉमिक क्लॉक। देखिए एक एटम में क्या क्या होता है?
एक न्यूक्लियस होता है, प्रोटॉन होता है और न्यूट्रॉन होता है और इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। इन सब देखिए इलेक्ट्रॉन हमेशा न्यूक्लियस के अराउंड ऑर्बिट में वाइब्रेट होता रहता है। ओके, इस और वो भी पीरियोडिकली, इसीलिए जो पीरियोडिक वाइब्रेशन उसमें प्रोड्यूस होते हैं उन्हें कहा जाता है, उसके बेस पे बना है एटॉमिक स्टैंडर्ड ऑफ टाइम। ओके, इट इज़ वेरी एक्यूरेट। ये जो टाइम होता है एटॉमिक स्टैंडर्ड ऑफ टाइम में वेरी एक्यूरेट होता है, कभी, क्योंकि इलेक्ट्रॉन कभी भी अपनी स्पीड नहीं चेंज करता या फिर कभी अपना ऑर्बिट नहीं चेंज करता। ऑर्बिट चेंज करता है लेकिन एनर्जी चेंज होने के बाद, लेकिन हमने अगर उसको एक स्टेशनरी मीडियम में रखा तो वो अपना कभी ऑर्बिट चेंज नहीं करेगा। ओके, इसीलिए इट इज़ वेरी एक्यूरेट एंड इट इज़ यूज एट अ नेशनल फिजिकल लैबोरेटरी। यानी नेशनल फिजिकल लैबोरेटरी जहाँ पर फिजिक्स की कुछ रिसर्च होती होगी या फिर रिसर्च फिजिक्स की कुछ इन्वेंशन वगैरह होता होगा। ओके, इट इज़ इन न्यू दिल्ली टू मेंटेन द इंडियन स्टैंडर्ड ऑफ टाइम। जो भी हमारे इंडिया में स्टैंडर्ड टाइम होता है उसको मेंटेन करने के लिए जो टाइम होता है उसे कहा जाता है इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। ओके, नेक्स्ट स्लाइड। द डायमेंशंस ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी। देखिए हमने अभी तक जो कुछ भी पढ़ा, अभी हमने लेंथ मेजर करने की मेथड्स देखी, टाइम मेजर करने की मेथड्स देखी और देखा इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। ओके, उसी तरह मास का क्या है, मास मेजर करने के लिए क्या क्या मेथड्स हो सकती है। मास को मेजर करने के लिए जो वज़न कांटे होते हैं, ओके, सिंपली वज़न कांटे मतलब क्या, वेट लिफ्टिंग, जो आपने कॉमनली सुना होगा नाम, वेट लिफ्टिंग इंस्ट्रूमेंट्स, वज़न कांटे, उनके आधार से हम मास मेजर कर सकते हैं। ये न्यू पॉइंट है, एक्सट्रीमली न्यू। द डायमेंशंस ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी। देखिए किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को कुछ डायमेंशंस होते हैं, उसके यूनिट के आधार पर वो तय होते हैं। देखिए इसकी डेफिनेशन क्या है, आर द पावर्स टू विच फंडामेंटल यूनिट्स मस्ट बी रेज इन ऑर्डर टू ऑब्टेन द यूनिट्स ऑफ अ गिवन फिजिकल क्वांटिटी। आपको ऐसे नहीं समझेगा। देखिए यहाँ पर एक एग्जाम्पल है, ये एग्जाम्पल पहले समझ लीजिएगा फिर आपको ये डेफिनेशन समझ में आएगी। ओके, हमने फर्स्ट एग्जाम्पल लिया है स्पीड का। किसका, स्पीड का। स्पीड का फॉर्मूला क्या है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। ओके, ये तो हम सबको पता है, तो इसलिए हमने स्पीड को लिखा। डिस्टेंस को क्या लिखते हैं, डिस्टेंस क्या है, एक लेंथ है और टाइम वैसे ही, लेंथ को लिखा l, टाइम को लिखा t। दोनों के ऊपर पावर क्या है, 1, इसलिए दोनों के ऊपर पावर हमने दी 1 1। इसी को हम कैसे लिख सकते, देखिए इसी को हमने लिख सकते हैं l⁻+1, वो ऊपर है इसलिए, और t डिनोमिनेटर में है इसलिए उसको हम लिख सकते हैं t⁻⁻1। जैसे मैंने 10⁻³ मतलब कितना होता है सिखाया था ना, उसी की तरह। ओके, इसीलिए हमारा स्पीड के लिए हमारे डायमेंशन बने l⁻+1 एंड t⁻⁻1। तो हम डायमेंशन फार्मूला जो सिंपली होता है उसमें हम ब्रैकेट में लिखते हैं l, m और t। ओके, तो हमको मिला l⁻+1 लिखा हमने, m मिला है क्या हमको, नहीं, इसलिए उसके ऊपर लिखा 0, और t मिला हमको t⁻⁻1 इसलिए लिखा t⁻⁻1। ओके, वेरी इजी एग्जाम्पल। आपको एग्जाम्पल समझ में आया, इसका मतलब आपको डेफिनेशन समझ में आई। एग्जाम्पल में हमने क्या लिया है, सिंपली जो भी हमने स्पीड का फॉर्मूला है उसके ऊपर से हमें l जो मिला, t जो मिला, मतलब क्या मिले हमको, पावर्स मिले हैं। फिजिकल क्वांटिटी के क्या मिले हैं, पावर्स। ओके, इन पावर को देखिए, ये दिस आर द पावर्स टू विच फंडामेंटल यूनिट्स मस्ट बी रेज इन ऑर्डर टू ऑब्टेन द यूनिट ऑफ अ गिवन फिजिकल क्वांटिटी। ये पावर्स जो हम यूज़ करते हैं फिजिकल क्वांटिटी के यूनिट मेजर करने के लिए, उन्हें ही कहा जाता है डायमेंशंस ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी। ओके, नेक्स्ट स्लाइड। फॉर चार्ज, सेकेंड एग्जाम्पल लिया है हमने चार्ज का। व्हाट इज चार्ज, देखिए चार्ज मतलब क्या कह सकते हैं हम, किसी भी इलेक्ट्रॉन पे निगेटिव चार्ज होता है, मतलब वो हमेशा पॉजिटिव के तरफ अट्रैक्ट होता है। पॉजिटिव क्या, प्रोटॉन। ओके, पॉजिटिव की तरफ अट्रैक्ट होता है।
चार्जेस मतलब उसके ऊपर वो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा या फिर इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, वो कैपेसिटी। ओके, चार्ज का फॉर्मूला क्या है? देखें, चार्ज का फॉर्मूला है करंट इनटू टाइम। करंट को हम लिखते हैं I और टाइम को लिखते हैं T। दोनों के ऊपर पावर क्या है? कुछ नहीं दिया है, इसलिए हमने 1 लिखा है। ओके, T के ऊपर भी 1, इसलिए उसके डायमेंशंस क्या आएंगे? LMT। नॉर्मली हम LMT ही लिखते हैं, लेकिन इसमें न्यू टर्म है I, उसको भी हमने साइड में लिख लिया। और जो जो पावर मिली हमको वो लिख दी, और जो एब्सेंट है उनके ऊपर लिखा 0 0। ओके, थर्ड एग्जाम्पल फॉर व्हाट? टेम्परेचर ग्रेडियंट। अभी यहाँ से एक टर्म निकलती है, ग्रेडियंट। व्हाट इज ग्रेडियंट? ग्रेडियंट इज अ चेंज। Gradient is a change in physical quantity with respect to distance। ध्यान में रखना है, gradient is a change in physical quantity। किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का चेंज। हमें अगर अभी यहाँ क्या दिया है? टेम्परेचर ग्रेडियंट, इसलिए टेम्परेचर वो फिजिकल क्वांटिटी है, उसका चेंज विथ रिस्पेक्ट टू क्या? डिस्टेंस। इसलिए उसका फॉर्मूला क्या मिला हमको? टेम्परेचर ग्रेडियंट इज इक्वल टू टेम्परेचर डिवाइड बाय डिस्टेंस। ओके, टेम्परेचर को क्या लिखते हैं हम? K, और डिस्टेंस को क्या? लेंथ। ओके, दोनों के ऊपर पावर क्या है? यहाँ भी 1 है, यहाँ भी 1 है। ओके, ये अगर न्यूमरेटर में जाएगा तो उसके ऊपर आएगी निगेटिव पावर। ओके, हमें मिला K⁻1 एंड L⁻−1। इसको हम कैसे लिख सकते हैं? इसको हम लिख सकते हैं L⁻−1। देखिए LMT नॉर्मल जो लिखते हैं, और न्यू टर्म जो मिली है K लिखी, और हमें पावर्स क्या मिली है? K⁻1 L⁻−1 लिखी, और जो एब्सेंट है उसको लिखा 0 0। ओके, नेक्स्ट स्लाइड देखें। यहाँ पर एक टेबल दिया गया है। टेबल में हमें कुछ एग्जांपल दिए हैं, एरिया, वॉल्यूम, डेंसिटी, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, मोमेंटम, फोर्स, उस सब के फॉर्मूले दिए हैं। एरिया मतलब क्या? एरिया मतलब देखिए, एरिया हम अगर स्क्वायर कंसिडर कर रहे हैं, अगर कोई स्क्वायर, देखिए ये हमने स्क्वायर कंसिडर किया, इस स्क्वायर का एरिया मतलब क्या? इस स्क्वायर का एरिया मतलब देखिए साइड, फर्स्ट साइड इंटू सेकेंड साइड। ओके, एरिया मतलब साइड स्क्वायर। ओके, साइड स्क्वायर मतलब क्या? दोनों साइड मतलब क्या है? लेंथ है। क्या है? लेंथ। दोनों L, लेंथ L। ओके, तो हमें क्या मिला? L²। इसलिए हमने LMT लिखा, और L जो हमें मिला है वो लिख दिया L²। और बाकी सब एब्सेंट है। M है क्या? मास है यहाँ? नहीं। T मतलब टाइम है यहाँ? नहीं। इसलिए उसके ऊपर उसको रेज़ टू 0 कर दिया। और उसका SI यूनिट क्या है? लेंथ को किस में मेजर करते हैं? मीटर में, इसलिए उसका SI यूनिट आया मीटर²। उसी तरह वॉल्यूम इज लेंथ क्यूब। ओके, साइड की क्यूब। उसी तरह अगली है डेंसिटी। डेंसिटी इज मास अपॉन वॉल्यूम। फॉर्मूलाज बहुत 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 यूज़फुल होते हैं आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करने में। चाहे आपको अभी के बुक में, चाहे आपको इस चैप्टर में कुछ अलग ही तरह के प्रॉब्लम दिए गए हों, परसेंटेज एरर वगैरह वगैरह के, लेकिन जब आप आगे आगे जाएंगे तो आपको ये फॉर्मूले सारे याद करने पड़ेंगे, सारे लगेंगे आपको आगे पढ़ने के लिए। इसलिए फर्स्ट चैप्टर ही अच्छे से करेंगे आप, तो अगले चैप्टर्स में आपको कुछ ज़्यादा डिफ़िकल्टीज नहीं आएंगी। ओके, डेंसिटी का फॉर्मूला मास अपॉन वॉल्यूम। मास मतलब M, वॉल्यूम मतलब L3। ओके, ये डिनोमिनेटर में है, इसलिए ऊपर गया तो उसको निगेटिव पावर आएगी, इसलिए L⁻³ लिखा, M⁻1 लिखा, और T यहाँ पे एब्सेंट, टाइम एब्सेंट है, इसलिए T⁻0। M को क्या किस में मेजर करते हैं? kg में। वॉल्यूम को मीटर³, इसलिए उसका SI यूनिट आया kg/मीटर³। ओके, पर मतलब डिवाइड। ओके, ये ध्यान में रखिए, जब मैं आपके स्टैंडर्ड में थी 11th स्टैंडर्ड में, मुझे ये समझ में नहीं आता था पर मतलब क्या।